अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान कुराया। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेसन नंबर 6। पहले 5 लेसन्स अपलोड कर दिए गए हैं। 6 लेसन की बात करेंगे। फंडामेंटल स्टॉक एनालिसिस। हम बात करेंगे कि रिस्क प्रीमियम बेसिकली क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि ऐसा रिटर्न जिस पर कोई रिस्क नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिस ट्रेजरी बिल्स कह लें, ट्रेजरी बॉन्ड्स कह लें, उन पर कोई रिस्क नहीं होता। अब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की वो उन सिक्योरिटीज को बाय करते हैं तो आपका एक पैसा भी डूबने के चांसेस नहीं है। 1% क्या, 0.01% भी नहीं। तो वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हो गई। और फिर जो रिटर्न मार्केट में मौजूद होता है वो रिस्क की रिटर्न होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है, फर्ज करें मार्केट में 16% रिटर्न है और रिस्क फ्री रिटर्न 4% है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो 12% की वैल्यू आती है, दैट इज का रिस्क प्रीमियम। ठीक हो गया। इसके बाद आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम टू टाइम मनी की वैल्यू क्या है। डेली बेसिस पर विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इवन ये देख लेंगे, बल्कि डी वैल्यू, मनी हमेशा डी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू में इजाफा नहीं होता। आप देखें दिन ब दिन चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, रेट बढ़ते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, चीज तो अपनी जगह मौजूद है। हम इवन एक कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें कि कोक है, कभी वो 10 रुपए की मिलती है, फिर 15 की हो गई, 20 की हो गई, 50 रुपए की, 60 रुपए की, 70 रुपए की रेगुलर जो बोतल है। तो वो क्या है कि जब वो 10 रुपए की तब भी वो कोक थी 250 ml, अब 60 की है तो तब भी कोक ही है 250 ml। डिफरेंस क्या है, मनी ने अपनी वैल्यू को चेंज किया। इस प्रोसीजर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। उस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए हम इसमें इंटरेस्ट का फैक्टर ऐड करते हैं ताकि मनी अपनी वैल्यू को रिटेन रखे। Everything else being equal, the longer someone must wait for the payoff from an investment, the less the investment worth today. आज से कल जो है इन्वेस्टमेंट की वर्थ लेस होगी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट ऐड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। ठीक हो गया। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो बेसिकली कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो होता है। किसी बिजनेस के अंदर जो कैश आप रिसीव कर रहे हैं वो कैश इनफ्लो कहलाता है, और जो कैश आप पे कर रहे हैं वो कैश आउटफ्लो कहलाता है। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। इकोनॉमिकली बात कर ले तो कैश का फ्लो ही आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। कैश जितना ज्यादा फ्लो करता रहेगा, इन आउट होता रहेगा, उतनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इस्लाम भी यही कहता है कि जो कमाओ खर्च कर दो। तो खर्च करने का मतलब क्या है कि आप कैश के फ्लो को कंटिन्यू रखें। ये ना हो कि आप पैसा रिटेन स्टक करना शुरू कर दें। जब पैसा स्टक होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन द मार्केट पेशेंस इज नॉट अनलिमिटेड, however eventually shareholder expect to see their investment lead to product sale and to profit from those sales। प्रॉफिट सेल से कमाया जाएगा। इवन मार्केट के अंदर भी शेयर्स खरीद कर रखने से पैसा नहीं कमाया जाता। शेयर खरीदे बेच दिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के आगे बंदा निकलता चला जाता है। तो दैट इज मीन्स कैश फ्लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी एंड इन द बिजनेसेस। मोस्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च डील्स विद प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। चलिए, ये तो बात जनरल सी हुई। अब एक बात आती है टैक्स फैक्टर की। टैक्स फैक्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इन्वेस्टमेंट्स, इन द रिटर्न्स, इन द प्रॉफिट्स। ज्यादा डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस। ये भी ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है। जी, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हम किसी भी कंपनी को, अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उस कंपनी के रिलेटेड इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। while all stocks carry market risk, हर स्टॉक मार्केट रिस्क के साथ होता है, और रिसेशन में ये हर्ट होता है, सफर होता है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं, जो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते मार्केट के फ्लक्चुएशन से, लेकिन स्टिल इफेक्ट जरूर होते हैं। तो हम बात करें स्टैंडर्ड अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस इज टू कंपैरेटिव स्ट्रेटजी एनालिसिस फ्रेमवर्क proposed by Michael Porter 1950। Threat of new entrants measure the barriers to entry into the industry।
इनकी इंडस्ट्री एनालिसिस में बेसिकली हम पोर्टर 5 फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। माइकल पोर्टर ने 1990 में वो अपना एक दिया था जिसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट ऑफ, यानी कि उसका एक एलिमेंट हम ले रहे हैं। वो तो 5 फोर्सेस है ना। इंडस्ट्री एनालिसिस में न्यू एंट्रेंस को बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी कोई नई एंट्रेंस होती है वो अल्टीमेटली दूसरों को इफेक्ट लाजमी ही करती है, लेकिन कुछ और चीज है कि इससे मार्केट एक्सपैंड भी होती है। अब इससे क्या होता है, हम क्या मेजर करते हैं कि जो द बैरियर्स टू एंट्री इनटू द इंडस्ट्री ऑल एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स टू न्यू कंपेटिटर्स। एग्जिस्टिंग कंपेटिटर और न्यू कंपेटिटर्स की तरफ क्या रिएक्शन है, बाकी यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है इंडस्ट्री फैक्टर नीड नॉट टू बी लिमिटेड टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक शिप बिल्डिंग। ये सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव नहीं, हर इंडस्ट्री में ये मामला चलते रहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कंपनी। कंपनी क्या है, द मोस्ट, कोई भी एक आम फर्म जो है जो वर्क करती है, जिसका स्टॉक मार्केट में सेल परचेज हो रहा है, उसे हम कंपनी का नाम दें। जी, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। अ वैल्यू इन्वेस्टर believes that security should be purchased only when the underlying fundamentals justify the purchase, even when these fundamentals seem to be inconsistent with the belief of overall marketplace। यानी क्या है कि जब जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो उस वक्त चीजें खरीदते हैं, करते हैं जब इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन मार्केट में स्ट्रांग होना शुरू हुई है, कि उन्हें जस्टिफिकेशन नजर आ रही है कि जब इसकी जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है वो बेहतर हो रही है, तो हमें इससे में इसकी वैल्यू बेहतर होगी, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जी, वैल्यू इन्वेस्टर्स एक और चीज देखते हैं कि वो रिग्रेशन टू द मीन की तरफ जाते हैं। मतलब क्या है कि वो ये सोचते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो लॉन्ग रन में चलेंगे। ये नहीं होगा कि थोड़ी देर के रिटर्न देके कंपनी किसी दूसरे तरफ निकल जाए। वैल्यू कंपनीज जो वैल्यूड होती है, जिसमें ब्लू चिप कंपनीज हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो वो वैल्यूड कंपनीज है। उसमें जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उन्हें वैल्यू इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक हो गया, आसान हो गया। अच्छा, ग्रोथ अप्रोच टू इन्वेस्टिंग है ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनमें ग्रोथ एलिमेंट मद्देनजर रखा था, वो शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट्स चाह रहे होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स। ये बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये देखें, वैल्यू इन्वेस्टर के बारे में लिखा कि वो वेट करते हैं प्रॉफिट आने की। जबकि ग्रोथ अप्रोच जो है वो क्या करते हैं, जहां से प्रॉफिट थोड़ा सा आया, चीज बेच दी, फिर कोई और खरीद ली, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट आया, वो बेची, कोई और खरीद ली। ग्रोथ इन्वेस्टर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। आगे आ गया इंफॉर्मेशन ट्रेडर। इंफॉर्मेशन ट्रेडर इज द हरी एंड बिलीव दैट प्रॉफिट्स आर टू बी मेड बाय प्रोसेसिंग द न्यू बेटर देन द नेक्स्ट पर्सन। यानी कि हर नई इंफॉर्मेशन हमारी मार्केट को बेहतर बनाती है और हमें प्रॉफिट अच्छा करने में मदद देती है। जी, इसके बाद हम चलेंगे, ट्रू ग्रोथ इन्वेस्टर्स आर मोर विलिंग टू वेट देन द इंफॉर्मेशन ट्रेडर। ये इंफॉर्मेशन ट्रेडर से ज्यादा वेट करते हैं, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनसे जितना ये वेट नहीं करते। यहाँ मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद रीड कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपर रीड करना शुरू कर दें या हर चीज डिस्कस करना शुरू कर दें तो लेक्चर फिर आपके बहुत लेंथी हो जाएंगे। जी, अब हमारी आ गई वैल्यू स्टॉक एंड ग्रोथ स्टॉक्स की। जी, हम सबसे पहले देखेंगे, चलो मैं जनरली बता दूं क्या इसमें देखना है कि जो स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स की वैल्यू स्टैटिक रहती है, हल्का फुल्का वो उनके प्राइस में चेंज आता है, लेकिन वो प्रॉफिट्स अच्छे देते हैं, वो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। और वो स्टॉक्स जिनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो वैल्यू स्टॉक्स कहलाती हैं, ठीक है, उनके स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल्स दी हैं, फिजिकली आप इनको देख लीजिएगा। फिर भी आपको बात पूछना भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये रेशो है कि प्राइस बेसिकली जो मार्केट प्राइस है शेयर की, और बुक वैल्यू जो बुक में क्या नाम उसका शेयर की प्राइस होती है उसके कहते हैं। और ये रेशो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, कि प्राइस और बुक वैल्यू हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कितने टाइम्स हमारा शेयर डाउन है या इंक्रीज है, और फिर हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा, आपके काम की है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन, एमसीक्यू भी बन सकता है।
फिर हमारी रेशो होती है प्राइस अर्निंग रेशो। अच्छा, मैं ये रेशोज भी देख लीजिएगा, आपको गूगल से मिल जाएंगे। ठीक है, ये रेशोज भी वो पूछ रहे थे अक्सर एमसीक्यूज के अंदर। कैलकुलेट करें प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अब प्राइस अर्निंग रेशो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ये आपका फॉर्मूला है। बीच में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ना भी मिला तो आपको ये नेक्स्ट से मिल जाएगा गूगल से। जी आगे हम चलते हैं एनालिटिकल फैक्टर्स में। ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट बेसिकली कंपनी की अर्निंग और कंपनी के डिविडेंड पे टोटली डिपेंडेंट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज जो डिविडेंड दे रही हैं, किस हद तक उनके डिविडेंड में इंक्रीज आ रहा है और किस हद तक उनकी अर्निंग में इंक्रीज आ रहा है, वही स्टैटिस्टिकली उनके ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करता है। ऐसी कंपनी जिनका ग्रोथ जीरो होती है वो स्टैटिक डिविडेंड देती हैं, वो हर साल सेम डिविडेंड दे रही हैं, उनके शेयर की प्राइस में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा, और ये ज्यादातर ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। जो लोअर लेवल की कंपनीज हैं वो हर साल कभी कम डिविडेंड दे देंगी, कभी ज्यादा डिविडेंड दे देंगी, और उनके डिविडेंड की वजह से उनके शेयर की प्राइस डिटरमाइन होती है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेट। कैलकुलेट डिफरेंट ग्रोथ रेट यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन रेदर देन द अरिथमेटिक मीन। हाँ ये बात ठीक है कि हम मल्टीपल जो हमें रिटर्न्स होते हैं या जो डिफरेंसेस होते हैं, परसेंटेजेस होती हैं, उनका परसेंट मल्टीप्लाई करके तो उनका अंडर रूट लेते हैं ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमारे पास फार्मूला आता है डिफरेंट डिस्काउंट मॉडल। ये हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट डिस्काउंट मॉडल का फार्मूला है। सिलेक्ट नहीं हो सका, ठीक है, ट्राई करता हूँ दोबारा से। चलें छोड़े। अच्छा, इसमें देखें डी वन क्या है, डी नॉट जो है, मैं इसको जरा थोड़ा सा elaborate कर दूं। डी नॉट बेसिकली है करंट डिविडेंड, और डी वन जो है वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है। के जो है मार्केट रेट है, जो मार्केट रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट है, और जी जो है ये कंपनी का ग्रोथ रेट है। हाँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फिक्स्ड कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे इंप्लीमेंट होता है। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट अगर किसी कंपनी का हो तो उसमें डीडीएम अप्लाई नहीं होता। आगे चलेंगे। ये अब कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है जी। मल्टी स्टेज डीडीएम। मल्टी स्टेज डीडीएम में क्या है कि आपका जो ग्रोथ रेट है या वो डिटरमाइन या स्टैटिक नहीं है, या इवन इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा जाता मल्टी स्टेज डिविडेंड डीडीएम। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया फर्म कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम डिस्कस कर चुके हैं जी। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स। जी स्मॉल कैपिटल है, मिड कैप मिड कैपिटल, लार्ज कैप लार्ज कैपिटल स्टॉक्स है। ऐसी कंपनीज जो जिनका कैपिटल थोड़ा होता है उन्हें स्मॉल कैप्स कहा जाता है, और उनकी लिमिट लेस देन 50 मिलियन है, 500 मिलियन है सॉरी, यानी कि 50 करोड़। और जो 800 करोड़ से के दरमियान और मिलियन से 2 बिलियन तक रहते हैं वो मिड कैप स्टॉक्स है। नहीं सॉरी, ये हाँ ठीक है, ये मिड कैप स्टॉक्स हैं, और इससे ऊपर जो चले जाए वो लार्ज कैप स्टॉक्स है, यानी कि हाँ लार्ज कैप स्टॉक्स। 2 बिलियन से ऊपर जिनका सरमाया हो जाए वो लार्ज कैप स्टॉक्स कहलाती हैं। 2 बिलियन का मतलब है, अगर हम उर्दू में बात करें, 2 अरब बनता है। 2 अरब से ज्यादा का सरमाया वो लार्ज कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेसन नंबर 7 की बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।